हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सेंटर ऑफ मास और कोलिजन को फिनिश करने के बाद अब हम एक बहुत ही बेहतरीन से चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको अमूमन बच्चे हार्ड मानते हैं और कहते हैं कि ये चैप्टर सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है हमारे 11th ग्रेड का। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। रोटेशनल मोशन हमारी लाइफ का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है और ये चैप्टर जो है ना, इतना आसान है कि अगर मैं आपसे एक मुश्किल सवाल पूछूं जिसका जवाब देने में आपको जितनी मुश्किल आएगी, ये उतना ही मुश्किल हो सकता है। और वो मुश्किल सवाल ये है कि 0 + 0 किसके बराबर होता है। और मैं जानता हूं इसका जवाब आपने झट से दे दिया होगा कि इसका जवाब है 0। तो ये चैप्टर कुछ इतना ही मुश्किल है और यकीन मानिए, हमको इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए फॉर्मूलाज का रास्ता नहीं अपनाना है। हमको यहां पर रोटेशन को रियल लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करना है और रिजल्ट्स खुद ब खुद हमारे पास आएंगे। और उसके लिए हमें एज यूजुअल जो हम अभी तक करते आए हैं वही चीज करनी है। नेचर से बात करनी है उसकी भाषा में, जो कि है मैथमेटिक्स। नेचर हमको खुद ब खुद जवाब देगा और वही जवाब हमको आगे चल के हमारे प्रॉब्लम्स के अंदर हमें हेल्प करेंगे, या क्वेश्चन जो कि एक सिचुएशन के फॉर्म में हमारे पास आएगा उनके जवाबों तक हमको पहुंचाएगा, और वो भी बहुत ही आसानी से। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमारे जो प्री रिक्विसाइट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं: मोशन, फोर्स, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, पावर और सेंटर ऑफ मास। एंड यहां पर मैं मोशन, अब एक चीज और जोड़ देता हूं, वेक्टर्स। ये मैं लिखना भूल गया था, वेक्टर्स। इन सबकी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। और स्पेशली मैंने यहां पर कैलकुलस को अलग कलर से मेंशन किया है। उसके पीछे रीजन है कि अब जो मैं ये चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं, मैंने आप लोगों को कैलकुलस का जो एक्चुअल कोर कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियसली आपको पहले बता दिया है, और वो आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। दो प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सम इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फाइंडिंग्स, और दूसरा है आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाला पार्ट। तो यहां पर कैलकुलस के फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट नहीं है। कैलकुलस का जो असली मीनिंग है, यानी कि जिस दुनिया से कैलकुलस हमको जोड़ रहा है, यानी कि नथिंग की दुनिया से, उसका वो ज्ञान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो आपके लिए यहां पर प्रीरिक्विसाइट रहने वाला है, और इन चीजों को जानने के बाद ही इस चैप्टर को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अब देखो, ये चैप्टर आसान क्यों है और मुश्किल इसको हम कैसे बना देते हैं। हम इसको मुश्किल तब बनाना स्टार्ट करते हैं जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो हम यहां पे डिस्कवर करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि होगा समेशन ऑफ mi/r/2, एंगुलर मोमेंटम r वेक्टर क्रॉस मोमेंटम वेक्टर। इन चीजों को जब हम लोग डिस्कवर करेंगे, या फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को जब देखेंगे कि ½ I⍵², तो इन चीजों को हम याद करने लगते हैं। बस यही काम हमें नहीं करना है, हमें इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करना है। और यकीन मानो कि आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलो उस चीज को हम लोग शुरू करते हैं और उस चीज को समझते हैं। अब देखो, मोशन, फोर्स, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, यहां तक हम लोगों ने हर चीज को एज अ पार्टिकल मोशन लिया था। मतलब हमने हर चीज को एज अ पार्टिकल कंसिडर किया था। फिर हम रियल लाइफ में जंप करते हैं, क्योंकि अब हम इन चीजों के कॉन्सेप्ट को भली भांति समझ गए हैं कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है। एबिलिटी टू डू वर्क आपकी एनर्जी होता है, और वर्क के जरिए आप एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर करते हो। फोर्स के जरिए किसी भी बॉडी के मोशन के स्टेट को चेंज किया जा सकता है। फ्रिक्शन भी एक फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है, और मोशन में आपकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, इनके बीच में क्या कनेक्शन होता है, इन चीजों को हमने जाना था। और अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो हमारे लिए बेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये चीज हम लोगों ने देखा था। रेडियल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, या रेडियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। रेडियल वेलोसिटी तो नहीं होती है उसमें, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी, इन चीजों को हमने यहां पर सर्कुलर मोशन के अंदर डिस्कवर किया था। अब इन्हीं सब चीजों को जब हम ज्वाइन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास पे, तो यहां हम देख पाते हैं कि बॉडीज जो है वो एक पार्टिकल से नहीं बनी है, बल्कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। यानी कि अगर मैं सिर्फ इस बुक को उठाऊं तो यहां पर एक पार्टिकल नहीं है, यहां बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और इन सबसे मिलकर ये बुक बनी है। और इसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे जब हमने फोर्स लगाया तो ये बॉडी किस तरह से बिहेव कर रही है, ये चीज हमने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में ऑब्जर्व किया था। जब ये कोलाइड कर रहे हैं तो फोर्सेस किस तरह लग रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको यहां पर भी टेक ओवर करना है रोटेशन के अंदर, वो ये था कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी 2 पार्टिकल हो, या 3 पार्टिकल हो, या 50 हजारों पार्टिकल से बना हुआ कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इंटरनल फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। और अगर हमने एग्जांपल लिया था कि 2 पार्टिकल्स हैं, उनमें इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, तो उनका सेंटर ऑफ मास जिस मोशन स्टेट में है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, यानी कि वो अपनी इनर्शियल स्टेट को चेंज नहीं करेगा। ठीक है। अब यहां पर हम लोगों ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर एक चीज और ऑब्जर्व करी कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन दे सकता है, लेकिन यहां पर क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो यानी कि अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो इसी चीज को हम लोगों ने एक नाम दिया, और वो नाम क्या है, रोटेशनल मोशन। यहां पर अब बॉडी रोटेट कर रही है। तो जब हमने एक नए प्रकार के मोशन को देख लिया, जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, आपकी बाइक का व्हील हो गया, आपका फैन हो गया, ये सब रोटेट करते हैं,
तो हमारा अब काम क्या बनता है, इनको ऑब्जर्व करना। और इनको ऑब्जर्व करने के साथ हमारा पहला टास्क ये निकल कर आता है कि बॉडी रोटेट करती क्यों है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको रोटेशन में लेकर आ रही हैं। तो उन चीजों पर हमें यहां पर फोकस करना होगा ऑब्जर्वेशन के दौरान। तो अब हमें पता है हमें क्या ऑब्जर्व करना है। हमें सबसे पहली चीज जो ऑब्जर्व करनी है वो ये करनी है कि बॉडी को रोटेशन में क्या चीज लेकर आती है, बॉडी कब रोटेट करती है। तो अगर मैं इस बुक को ही देखूं और अगर मैं आपको कहूं कि मैं इस बुक पर फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, बुक का रोटेशन जो होगा, रोटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले फोर्स से पहले भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो कोई भी बॉडी रोटेट करेगी, मान लो ये रोटेट कर रही है तो ये इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। अगर मैं इस पॉइंट से रोटेट कराऊं तो ये देखो अगेन ये एक एक्सिस पर रोटेट कर रही है। अगर मैं इस एक्सिस पे रोटेट कराऊं तो देखो ये एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। यानी कि रोटेशन में पहली ऑब्जर्वेशन, जो पहला की पॉइंट हम लोग डिस्कवर कर पा रहे हैं वो ये है कि रोटेशन आपका यहां पर किसके अलाउंड होता है, एक एक्सिस के अलाउंड होता है। तो यहां पे सबसे पहला की पॉइंट जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि हम क्लियरली सिर्फ ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। तो यहां पर बॉडी एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी। अब बढ़ते हैं फोर्सेस की तरफ। किसी भी बॉडी के अंदर मोशन लाने के लिए हमें फोर्स की जरूरत होती है। तो अगर ये बुक रोटेट करेगी तो इसके लिए भी मुझे किस चीज का यूज करना पड़ेगा, फोर्स का। क्योंकि अगर मैं एक पार्टिकल को देखूं तो वो मोशन में आ रहा है और मोशन में लाने के लिए मुझे फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर अगला की पॉइंट जो मुझे ऑब्जर्व करना है दैट इज फोर्स। अब इस फोर्स के जरिए हम ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम एक रोटेटिंग बॉडी को लेते हैं जो कि आपका एक डोर है। अब डोर पे अगर हम फोकस करें, मान लो ये आपका डोर की तरह ही है, ये आपका डोर है। अगर मैं यहां पर इस पॉइंट पर डोर पे, ये इसका एक्सिस हो गया, ये इसका एक्सिस हो गया, क्योंकि ये रोटेट कैसे करेगा, देखो इस तरह से करेगा, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा आपका, देखो रोटेशन देखो, ठीक है। ये आपका पाथ जो है, अगर आप पाथ को देखोगे किसी भी पार्टिकल के तो वो सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ है इसीलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस पर मैं देख रहा हूं कि ये सर्कुलर पाथ है, तो मैं किसी भी एक पार्टिकल को, क्योंकि पाथ सर्कुलर है, अगर ये डोर रोटेट करेगा तो ये इस एक्सिस पर रोटेट करेगा। और मैं इस डोर पे किसी भी पॉइंट पे जो फोर्स लगाता हूं उस पॉइंट पर, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ देगा, आपको मैं सर्कुलर पाथ दिखा देता हूं, ये इस तरह से रोटेट करेगा। तो मैं इस पॉइंट को xi yi से रिप्रेजेंट करने के बजाय मैं यहां पर रेडियस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि यहां पर उस पार्टिकल का जो पाथ होगा दैट विल बी योर कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ज्यादा बेटर क्या है, सीधा यहां पर कोऑर्डिनेट्स को हम लोग रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन वेक्टर की तरह काम करेगा उस पार्टिकल के लिए। और वो इस तरह मूव करेगा कि हमेशा उसका डिस्टेंस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कांस्टेंट रहेगा। इसलिए बेटर क्या है, हम लोग यहां पर रेडियस वर्ड का यूज करें। तो मैंने यहां पर रेडियस वर्ड यूज कर लिया। अब इस रेडियस पे, अभी फिलहाल मैं रेडियस कॉर्नर पॉइंट पे ले लेता हूं ताकि यहां पर आपको ऑब्जर्वेबल फोर्स दिखा सकूं। अगर मैं इस रेडियस को एज अ वेक्टर देखूं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं इस रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूं तो, क्योंकि मुझे ऑब्जर्व करना है फोर्स को और एक्सिस ऑफ रोटेशन को, इनके जरिए मैं रोटेशन को ऑब्जर्व करूंगा। तो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने फोर्स को अप्लाई किया। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मेरा रेडियस वेक्टर है, और मैंने फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया। तो क्या, चलो मैं रेडियस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, क्या आपको ये बुक का जो कवर है क्या ये रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है? जवाब क्या है, ऑब्जर्व करना है बस। जवाब है नहीं आ रहा है। तो यानी कि अगर ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं हम कि फोर्स वेक्टर अगर पैरेलल है रेडियस वेक्टर के, तो यहां पर हमें नो रोटेशन, यहां पर हम देख रहे हैं नो रोटेशन अकर। तो यहां पर हम लोगों ने पहली ऑब्जर्वेशन जो करी वो ये है कि कोई भी रोटेशन यहां पर नहीं हो रहा है। और अगर हम अपनी हैबिचुअल मेमोरी का ही यूज करें तो हम इस बात को बड़ी भली भांति आसानी से फील कर पाते हैं कि अगर मैं रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, यानी कि अगर मैं रेडियस वेक्टर के, ये मेरी उंगली फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं तो बॉडी इजीली रोटेट कर रही है। क्या कर रही है, इजीली रोटेट कर रही है। तो यानी कि फॉर रोटेशन को मैं कब ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, जब फोर्स वेक्टर आपके आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। जब फोर्स वेक्टर आपके आर वेक्टर के रेडियस वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। और अब यहां पर हमने देख लिया कि भाई पैरेलल से तो रोटेशन नहीं हो रहा है, परपेंडिकुलर से रोटेशन हो रहा है। तो अब मान लो कि ये डोर इस तरीके से है, आप इसको टॉप व्यू से देख रहे हो। फोर्स जब आपका इधर लग रहा था नो रोटेशन, फोर्स जब आपका इधर लगना स्टार्ट हुआ, यानी कि
रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो बॉडी ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अब हमारे मन में आया कि ना वो पैरेलल हो ना वो परपेंडिकुलर हो, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, तो आपका क्या बॉडी रोटेट करेगी? जवाब है यस, कि अगर आप इसके एंगल को थीटा ले लो तो यहां पर एफ कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा और यहां पर एफ साइन थीटा कंपोनेंट आएगा, और यहां पर जो आपकी रोटेशन होगी उसके लिए एफ साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि फोर्स आपका वेक्टर है। अब इसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है, तो इट मींस कि अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रखूं, इधर ले जाऊं तो वो जीरो, और जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाना स्टार्ट करूं यहां पर रेडियस और फोर्स के बीच में, तो यहां पर जो रोटेशन है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी, और सबसे आसान रोटेशन मेरे को मिलेगी तब जब मेरा पूरा फोर्स आपका परपेंडिकुलर होगा। सो यहां से हम लोगों ने एक की पॉइंट ऑब्जर्व किया कि फोर्स वेक्टर रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। नहीं भी होगा तो उसका अगर कोई कंपोनेंट वहां एग्जिस्ट करेगा तभी वो बॉडी रोटेट करेगी। अगर मेरा फोर्स पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या है? जीरो, इसलिए बॉडी ने रोटेट नहीं किया। बट अगर मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में है तो उसका एक कंपोनेंट है, और यहां पर आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी सेम फोर्स में उसको रोटेट कराने के लिए, लेकिन फोर्स को अगर आप और मोड़ दोगे तो कम मेहनत में आपकी बॉडी आसानी से रोटेट कर जाएगी। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, और इन्हीं ऑब्जर्वेशन से हमने कहा कि यार हमने जो चीज नोटिस करी वो ये कि फोर्स आपका रेडियस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब साथ ही साथ हम फोर्स की पोजीशन को बदलते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं, और फिर से एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हम जो अपने घर में कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि हम डोर पे उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर जाएंगे, अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो डोर आसानी से खुल जाता है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना पास आएंगे, मान लो मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही फोर्स लगाता हूं, एग्जैक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मैं फोर्स लगाता हूं, और यहां पर आप क्या नोटिस करोगे कि डोर रोटेट नहीं करेगा। डोर रोटेट नहीं करेगा तो यहां पर आपका जो रोटेशन है, अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे कि रोटेशन में आपका फोर्स रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और साथ ही साथ रोटेशन के लिए आपका रेडियस वेक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कैसे? अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पर फोर्स लगाता हूं, चाहे किसी भी डायरेक्शन में लगाऊं, डोर रोटेट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे मैं थोड़ा आगे आऊंगा, अगर मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगाऊंगा, डोर रोटेट करेगा, बट मेरे को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोटेट करवाने के लिए। और अगर मैं जितना दूर जाता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उतना मेरे लिए रोटेशन को प्रोवाइड करना या रोटेशन उस सिस्टम के अंदर लेकर आना आसान होता जाएगा। यानी कि रोटेशन आपका रेडियस वेक्टर पे डिपेंडेंट है और साथ ही साथ प्रोपोर्शनल है। वो क्या है आपका? प्रोपोर्शनल है। और फोर्स को अगर मैं देखूं, कम फोर्स लगाऊंगा तो कम रोटेशन होगा, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज्यादा रोटेशन होगा, बट उसके साथ एक कंडीशन आती है कि फोर्स आपका रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जो सारी ऑब्जर्वेशन हमने करी, उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो मेरा रोटेशन है वो रेडियस वेक्टर पर भी डिपेंडेंट है और फोर्स वेक्टर पर भी डिपेंडेंट है, और साथ ही साथ अब ये आता है कि भाई यहां पर ये दोनों चीजें प्रोपोर्शनल हैं, तो हम या तो प्लस ले सकते हैं या मल्टीप्लाई ले सकते हैं। तो मैं एक बार प्लस लूंगा, एक बार मल्टीप्लाई लूंगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या देखने को मिलेगा कि अगर मेरा फोर्स जीरो है तो मेरा रोटेशन क्या होगा? जीरो होगा। अगर रेडियस जीरो है तो मेरा रोटेशन क्या होगा? जीरो होगा। बट प्लस वाले केस में जीरो आंसर नहीं आएगा। प्लस वाले केस में आपको एक वैल्यू मिलेगी जो कि रियलिटी के साथ मैच नहीं कर रही है, इसलिए ये वाली चीज हमारे लिए गलत हो गई, क्योंकि मैथमेटिकली प्लस वाला केस हमको वो जवाब नहीं दे रहा है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब बारी आती है मल्टीप्लीकेशन की। अभी यहां पर इसको क्रॉस प्रोडक्ट की तरह मत लेना, अभी सिर्फ मल्टीप्लाई की तरह लेना, ठीक है। रेडियस वेक्टर मल्टीप्लाई एफ वेक्टर, और अब यहां पर देखूं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, एक भी चीज यहां पर जीरो होगी तो मेरा जो रोटेशन होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि रोटेशन जीरो रहेगा। तो हमने यहां पर ऑब्जर्व करा और मैथमेटिकली मल्टीप्लिकेशन हमको वही जवाब दे रही है जो जवाब हमको यहां पर हमने जो चीजें हमने रियलिटी में ऑब्जर्व करी हैं। और अब इसी के साथ एक बात और आती है, क्योंकि रेडियस भी एक वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर है, और हमने वेक्टर में इस बात को भली भांति डिस्कस किया था कि हमने ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनाए, हमने रियलिटी में चीजों को ऑब्जर्व किया था कि जब पैरेलल वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को नाम दिया हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट, और जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हमने उनको नाम दिया क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर आप जो ये ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन को अगर मैं देखूं तो फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर टू प्रोड्यूस रोटेशन। तो यहां पर जो रोटेशन प्रोड्यूस होगा, यहां पर फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो रेडियस के परपेंडिकुलर है, उसी की वजह से आपको यहां पर रोटेशन मिलने वाली है। तो यहां पर अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। और अब यहां पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को हम रोटेशन तो बोल ही रहे हैं अभी तक, लेकिन अब एक नाम देने की बारी आती है कि इस चीज को हम क्या नाम दें।
अब नाम देने से पहले ना उसको फील करते हैं कि यार एक बॉडी को मोशन देने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स। एक बॉडी को रोटेशन देने के लिए हमें क्या चाहिए, आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो यहां पर इस चीज को हम एक नाम देंगे। जैसे मोशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स नाम है, उसी तरीके से रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमने एक नाम दिया, और वो नाम क्या निकल कर आया, वो नाम निकल कर आया टॉर्क। वो नाम निकल कर आया टॉर्क। तो हमारा यहां पर टॉर्क जो है, जिसका सिंबल इस तरह से होता है, थोड़ा स्टाइलिश सा टी बना देते हैं हम लोग, जिसमें टी की जो ये माइनस है वो अंदर से नहीं, वो टॉप पे रहती है, और यही बन गया हमारा आर क्रॉस एफ वेक्टर। इसको हम लोग टाउ भी बोलते हैं, मतलब प्रोनाउंस करने के लिए टाउ, या फिर आप टॉर्क बोलो, क्या फर्क पड़ता है, नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कवर किया टॉर्क, और अब इस बात को हमें फील करना होगा, और वो बात क्या है, फोर्स प्रोड्यूस लीनियर मोशन, ठीक है। और जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है अगली, कि टॉर्क प्रोड्यूस, यहां पे अब लिखू कहां, रोटेशनल मोशन। फोर्स आपका लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है, और टॉर्क आपका रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। और देखो कितनी सिंपल ऑब्जर्वेशन है, एक दरवाजे से हमने ये चीज ऑब्जर्व कर ली। अब जो हमारे पास आता है, अमूमन इस चैप्टर तक आते आते बच्चे ये सोचना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आर क्रॉस एफ वेक्टर है, यहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो रिजल्ट में हमको जो मिलेगा वो भी एक वेक्टर होगा। क्योंकि वेक्टर में हम लोगों ने इस चीज को इस तरह से पढ़ लिया होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो वेक्टर होता है, बट ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हमको इस बात को मैंने वेक्टर के अंदर भी क्लियरली बताया था कि हमने ये रूल नहीं बनाया है कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट में वेक्टर आएगा। हमने ये डिस्कवर किया नेचर के अंदर कि जब जब क्रॉस प्रोडक्ट हुए हैं, तो जो आउटपुट में हमें रिजल्ट मिल रहा है, वो रिजल्ट हमारे लिए, वो रिजल्ट वेक्टर की तरह बिहेव करता हुआ पाया गया। इसलिए हमने कहना स्टार्ट किया कि क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमको रिजल्ट मिलता है वो वेक्टर होता है। और अब हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है ये चेक करने की कि जो ये टॉर्क है, क्या ये वेक्टर है या स्केलर है। डॉट प्रोडक्ट में तो हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं, वर्क के अंदर हमारे पास काम होता है, चाहे मैं इधर करूं काम, इस दिशा में करूं, चाहे उस दिशा में करूं, यहां पर मेरा रिजल्टेंट काम नहीं बनता है। इधर मैंने 10 जूल का काम किया, इस दिशा में मैंने 25 जूल का काम किया, डिस्प्लेस करा के अगर मान लो, तो मैं 25 और 10 35 जूल का ही काम बोलूंगा। ऐसा नहीं बोलूंगा कि 25 और 10 का रिजल्टेंट निकाल लो, ऐसा नहीं होता है। तो इससे हमें पता चल गया, हमने ये डिस्कवर किया कि जब पैरेलल वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो कि वर्क डन में क्या आता है आपका, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो यहां पर नेचर ने हमको दिखाया कि भाई पैरेलल वेक्टर्स का जो रिजल्ट है वो स्केलर की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमने कहा कि डॉट प्रोडक्ट के जरिए जो रिजल्ट मिल रहा है वो स्केलर होता है। सिमिलरली हमको ये नहीं मान के चलना है कि क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर ही देगा। नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। साइंस का मतलब है रियलिटी को समझ के अपने आप को ज्ञान देना, अपने आप को वो नॉलेज प्रोवाइड करना नेचर से बात करके। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि टॉर्क एक वेक्टर है या नहीं है। याद करके बढ़े आगे कि क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर मिलता है, तो हमने तो कह दिया भाई लो भाई, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ये टॉर्क आपका वेक्टर होगा। बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को बस एक, अब हम क्या करेंगे, अगर याद करके आगे बढ़ेंगे, थंब रूल याद कर लेंगे कि राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो, ये टॉर्क की डायरेक्शन होगी। पर क्यों पहुंचे हम वहां तक, कैसे डिसाइड कर सकता है इंसान कि टॉर्क की डायरेक्शन ये होगी, कैसे डिसाइड कर सकता है इंसान कि क्रॉस प्रोडक्ट से आपको वेक्टर ही मिलेगा, ऑब्जर्व करके। तो हमें ये चीज याद करना है, याद करके करेंगे तो वो रास्ता ही गलत है। लेट्स ऑब्जर्व इट। तो टॉर्क के जरिए जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, रोटेशनल मोशन। तो जो अब हम जान चुके हैं वो ये, फोर्स प्रोड्यूस करेगा लीनियर मोशन, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा रोटेशनल मोशन। और अब यहां पर हम लोग ये तो जानते हैं कि फोर्स आपका क्या है, फोर्स आपका एक वेक्टर है, तो वो वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने यहां पर अपने वर्नियर कैलिपर के अंदर देखो 3 टूथपिक्स के जरिए आपको 3 फोर्सेस दिखा रहा हूं, फोर्स 1, फोर्स 2, और ये जो तीसरा फोर्स है ये रिजल्टेंट है। इसको आप अभी के लिए गायब कर दो, 2 ही फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, फोर्स 1, फोर्स 2। किसी को भी 1 2 ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। ये वाला जो थर्ड स्टिक है जो मिडिल में है, ये आपका क्या है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, अब देखो जो हम टॉर्क के बारे में जानते हैं, अगर उसके हिसाब से हम देखें, इन दोनों फोर्सेस को मैं अभी के लिए गायब कर देता हूं। तो ये वाला फोर्स कैसे रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, ऑब्जर्व क्या करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को, और आपको रोटेशन को ऑब्जर्व करना है, रोटेशन, और ध्यान देना है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लेता हूं। देखो ऑब्वियसली इस एक्सिस, ये जो रोटेशन होगा इस फोर्स की वजह से, इस वाले फोर्स की वजह से वो कुछ इस तरह होगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा ये रहा। ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन कि एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा ये होगा। अब मैं सिर्फ इस फोर्स पर फोकस करूं तो इसके लिए मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो ये आएगा। ये दोनों ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं अभी, एक बार में एक ही फोर्स ले रहे हैं। अगर सिर्फ ये फोर्स देखूं मैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो आपकी तरफ पॉइंट हो रहा है, ये वाला होगा। अगर ये वाला फोर्स लूं मैं, सिर्फ हटा दो इन सबको, भूल जाओ, ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो ये वाला होगा आपके पास। अब इससे जो पॉइंट हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो ये रहा मेरा वर्नियर कैलिपर। एक फोर्स मेरा
सिंपल, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। जो ये F1 फोर्स है मेरा, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव एक्स, ये हो गया आपका नेगेटिव जेड, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के जरिए हम लोग यहां पर नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, मैथमेटिकली बात करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि टॉर्क आपका वेक्टर है या नहीं है। तो अब देखते हैं इस चीज को। थोड़ा सा मैं यहां पर स्पेस बना लेता हूं, इसका पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, सिर्फ इस फोर्स की वजह से ये किस एक्सिस पर रोटेट करेगा। अगर यहां पर मैंने इसको हिंज कर रखा है, यहां पर मैंने इसको फिक्स किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये आपको कुछ इस तरह से रोटेट होता हुआ नजर आएगा F1 की वजह से। तो मेरा रोटेशनल एक्सिस जो है वो ये रहा, रोटेशन का जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अगर मैं सिर्फ F2 को देखूं तो F2 की वजह से जो इसका रोटेशन होगा, क्योंकि फोर्स नीचे है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, यानी कि वाई एक्सिस आपका जो होगा वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा यहां पर। अब अगर मैं देखूं सिर्फ F1 और F2 जब लग रहा था, ठीक है, एक वेक्टर को हम वेक्टर कब कहते हैं, जब वो वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो फोर्स तो वेक्टर है, ये हम पहले से जानते हैं। तो यानी कि अगर ये दोनों फोर्स एक साथ लगा दिए जाएं तो मेरा नेट फोर्स जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इसकी वजह से ये जब रोटेट करेगा, ठीक है, ये जब रोटेट करेगा तो उस चीज को आपको फोकस करना है। वो चीज क्या होगी कि जब ये रोटेट करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन देखो, नेट फोर्स की डायरेक्शन देखो। अभी F1 F2 दोनों लग रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से नेट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में आ गया। और आप अगर इस बात को फील करो, सिर्फ ये वाला फोर्स था, ठीक है, तो ऐसे रोटेट हुआ, सिर्फ ये वाला फोर्स था तो ऐसे रोटेट हुआ। और अब अगर मैं सिर्फ इस वाले फोर्स को देखूं तो आपको यहां पर फील करना होगा, मैं थोड़ा सा टिल्ट करता हूं, ये कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, यानी कि ना तो ये वाला एक्सिस है ना ये वाला एक्सिस है, इन दोनों के बीच में एक एक्सिस आएगा, जो कि एक्चुअली में रोटेशन का अब हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि डायरेक्शन से कुछ ना कुछ लेना देना है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। अभी देखो आधा अधूरा, ये इधर रोटेट कर रहा है, ये इधर रोटेट कर रहा है, और इसकी वजह से जो इसका रोटेशन है ना इस डायरेक्शन में ना इस डायरेक्शन में, तो ध्यान देना वो कुछ टिल्टेड डायरेक्शन में होगा। इसका एक्सिस जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, थोड़ा सा टिल्ट, ना ऐसे ना ऐसे, इन दोनों के बीच में। अब इस तरह से ये रोटेट करेगा, ये बात आप देख सकते हो और कहीं ना कहीं फील कर सकते हो। अब इस बात को समझना, F2 जो है इसकी वजह से जो रोटेशन आ रहा है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहां पर ना अब एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि आप मान लो जैसा मैंने कहा था कि आप इस डायरेक्शन को प्लस मानते हो, मैं इस डायरेक्शन को प्लस मानता हूं, ठीक है, तो आपके लिए ये डायरेक्शन नेगेटिव, मेरे लिए ये डायरेक्शन नेगेटिव। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड बनाया, क्योंकि ना मैं गलत हूं ना आप गलत हो, लेकिन आपका रिसर्च पेपर मेरे को कंफ्यूज करेगा, मेरा रिसर्च पेपर आपको कंफ्यूज करेगा। तो इससे बेटर क्या है, हम दोनों एक ही डायरेक्शन को प्लस माने, जिसके लिए हमने क्या किया, प्लस एक्स एक्सिस को मतलब इस डायरेक्शन को जहां आंखें देख रही हैं पॉजिटिव डायरेक्शन लिया, जहां आंखों के पीछे की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया। इसीलिए हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं नेगेटिव पॉजिटिव आर डायरेक्शंस। इन चीजों को हम ऑलरेडी मैथमेटिक्स के अंदर फिजिक्स वाले सेक्शन में ही कवर कर चुके हैं। तो यही चीज हम यहां पर करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, अभी के लिए फिलहाल जो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन पर फोकस करते हैं। तो यहां पर F2 जो है वो आपका नीचे की तरफ रोटेट कर रहा है, मतलब F2 जो है इसको ऐसे रोटेट करवाएगा। तो मैं उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रोल करता हूं। मैं ये स्टैंडर्ड के फॉर्म में करूंगा ताकि मैं एक क्लियर डायरेक्शन का परसेप्शन अगर बनेगा तो बन जाए, नहीं बनेगा तो हम इसको स्केलर की तरह लेंगे। तो अभी के लिए मैंने फिंगर को फोर्स की डायरेक्शन में रोल किया, तो मेरा यहां पर जो रोटेशन की एक्सिस आई है उस एक्सिस को अगर मैं देखूं तो वो ये वाली डायरेक्शन आ रही है, ये रोटेशन का एक्सिस है। आपको फोकस करना है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, इस एक्सिस पर ये रोटेट कर रहा है। अभी हम यहां टॉर्क की डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, हम रोटेशन ऑफ मतलब एक्सिस की एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई कौन सी डायरेक्शन में एक्सिस आपका जा रहा है उस तरफ देख रहे हैं। अब इस F1 को अगर मैं देखूं तो अगेन मैं क्लॉकवाइज ही रोटेट करूंगा, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका एक्सिस जो आया आपका वो नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब अगर मैं रिजल्टेंट को देखूं, ये ऐसे था और दूसरा वाला ऐसे था, तो ये उन दोनों के बीच में है। देखो ऐसे जो आपका रेडियस वेक्टर है पहले ऐसे है, ठीक है, फोर्स इधर लग रहा था, नीचे की तरफ लग रहा था, तो मैंने उधर फिंगर कर्ल करी, ठीक है। अब जब मेरा ये वाला पार्ट ऐसे हो गया, रेडियस ऐसे लिया, बट फोर्स की डायरेक्शन में फिंगर कर्ल किया, तो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन नीचे की तरफ एज अ स्टैंडर्ड मैंने ले लिया, ठीक है। अब ना ये ऐसे है ना ये ऐसे है, इन दोनों के बीच में है, तो थोड़ा सा टिल्ट है। अब मैं उस डायरेक्शन में रोटेट करता हूं तो देखो मेरा फिंगर कहां जा रहा है, वाई और माइनस जेड एक्सिस में, वाई और माइनस जेड एक्सिस में इस तरफ जा रहा है, ठीक है। एज अ स्टैंडर्ड तीनों रोटेशंस को अगर मैं देखूं तो वो यहां पर कुछ इस तरह आता है। अब यहां पर अपने आप से एक बात करने वाली चीज आती है, वो ये है कि टॉर्क प्रोड्यूस रोटेशन, टॉर्क आपका रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। क्या टॉर्क स्केलर है, क्या टॉर्क वेक्टर है? तो F1 के टॉर्क को देखूं, अकेले टॉर्क से तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि वो स्केलर है या वेक्टर है। अकेले F2 से देखूं तो पता नहीं चल रहा है कि वो स्केलर है या वेक्टर है। F1 F2 वेक्टर है, इसलिए नेट फोर्स आ गया। अब मैं कहता हूं कि टॉर्क 1 जो है एक अंदाजे के लिए, एक ऐसे ही कि टॉर्क 1 किसी एक डायरेक्शन में लग रहा है,
ठीक है, मुझे नहीं पता वो इस डायरेक्शन में अभी हमने डिस्कवर ही नहीं किया है, ठीक है, लेकिन टॉर्क को एक बार के लिए मैं वेक्टर की तरह मानता हूं, अज्यूम करता हूं, ठीक है, मैं अज्यूम करता हूं कि टॉर्क एक वेक्टर है। अगर वेक्टर की तरह होगा तो वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा, अगर नहीं होगा तो सिंपली वो एड अप होकर फाइनल रिजल्ट देगा। अगर वो सिंपली एड अप होकर फाइनल क्वांटिटी के फॉर्म में आपको मिल रहा है तो वो स्केलर है, लेकिन वेक्टर की तरह ऐड हो रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो मैं अज्यूम करता हूं कि वो वेक्टर है। अगर वो वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन देगा, अगर स्केलर है तो स्केलर एडिशन देगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि टॉर्क का कोई एक डायरेक्शन है F1 के, और F2 के टॉर्क का भी एक डायरेक्शन है, और मैं रोटेशन को अगर देखूं तो एक तरफ F2 की वजह से वो इस एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, वही F1 की वजह से वो इस एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, ये सॉरी F2 की वजह से इस एक्सिस पर और F1 की वजह से इस एक्सिस पर वो रोटेट कर रहा है। और लेकिन जब इनका रिजल्टेंट लिया गया तो वो ना इस एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं ना इस एक्सिस पर, वो थर्ड एक्सिस पर रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, वो थर्ड एक्सिस पर आपका रोटेट करता हुआ नजर आ रहा है। और अब मैं तीनों के टॉर्क निकालता हूं, ठीक है, तीनों के टॉर्क निकालता हूं, तीनों के लिए रेडियस की वैल्यू तो फिक्स है, दैट इज आर। तो टॉर्क वन मेरे पास क्या आया, RF1, सॉरी टॉर्क 1 हो जाएगा RF1, टॉर्क 2 हो जाएगा RF2, और जो मेरा टॉर्क 3 है, मतलब टॉर्क इसको मैं टॉर्क सिर्फ टी लिखता हूं, हो जाएगा RF नेट, ठीक है। अब अगर मेरा ये टॉर्क स्केलर होगा, मैंने यहां क्रॉस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि F1 F2 रेडियस के वैसे भी परपेंडिकुलर है, और F नेट भी आपका उसके परपेंडिकुलर है। अगर आप ये डायरेक्शन देखोगे परपेंडिकुलर, और ये क्योंकि इन दोनों के प्लेन में है तो ये भी परपेंडिकुलर। जस्ट ऐड करते हैं, इनको ऐड करते हैं, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, और मैंने अज्यूम किया है कि ये वेक्टर्स हैं, और अब मैं अगर यहां पर देखूं तो ये आएगा RF1 वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर है तो ये रिजल्ट भी आपका वेक्टर हो जाएगा, RF1 वेक्टर प्लस RF2 वेक्टर, और जो टॉर्क है दैट विल बी RF नेट वेक्टर, ठीक है। अब जरा F नेट को हम लिखते हैं, F नेट वेक्टर क्या होगा, F नेट वेक्टर बेसिकली है क्या आपके पास, F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर, क्योंकि यहां पर तो ये वेक्टर है तो यहां पर हमने वेक्टर सम लिया, और अब इन दोनों को अगर मैं अलग अलग लिखूं तो ये बन जाएगा RF1 वेक्टर प्लस RF2 वेक्टर। और यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि R आपका दोनों के लिए सेम था, ठीक है, इसलिए R आप कॉमन ले सकते हो, और रिजल्ट जो आ रहा है आपके पास यहां पर आप इस जगह पर, ठीक है, इधर नहीं, इधर F1 और F2 जो है इसको आप वेक्टोरियली ऐड करोगे, तो जो फाइनल टॉर्क आ रहा है τ1 प्लस τ2 वो इसके बराबर आ रहा है। देखो टाउ किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर, और τ1 प्लस τ2 किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब इसको वेक्टर की तरह लिखो, इसका मतलब टाउ वेक्टर इज इक्वल टू τ1 वेक्टर प्लस τ2 वेक्टर। इट मींस ये जो चीज है वो वेक्टोरियली ऐड हो रही है। अब ये तो हो गया मैथमेटिकली। अब आप फील करके देखो, क्या आपको ये बॉडी इस पे अलग रोटेट होती हुई नजर आएगी और इस पे अलग रोटेट होती हुई नजर आएगी, या फिर रिजल्टेंट रोटेशन आपको नजर आएगा। देखो अगर मैं सिर्फ ये वाला रोटेशन लूं, ठीक है, वो ऐसे हो रहा है, ये वाला रोटेशन लूं, मतलब ये ऊपर वाले फोर्स का रोटेशन लूं तो वो ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन अगर इन दोनों फोर्सेस को एक साथ लगा दूं तो वो ऐसे रोटेट होता हुआ नजर आएगा। इट मींस वो आपको साइमल्टेनियसली अलग अलग रोटेट होता हुआ नजर नहीं आएगा। इट मींस यहां पर रिजल्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है दोनों टॉर्क को ऐड करने से, और मैथमेटिकली भी देखो वही रिजल्ट मिल रहा है मुझे। इट मींस ये बात हम लोगों ने अब डिस्कवर कर ली है कि टॉर्क आपका जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसी के साथ एक नया चैलेंज मैंने कहा है ना, अपने Q&A वीडियो में मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि हर जवाब के साथ एक नया प्रश्न आता है। तो इस जवाब के साथ ये प्रश्न आया कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वो वेक्टोरियली ऐड हो रहा है, क्योंकि वो वेक्टोरियली ऐड होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो भाई यहां पर अगर वो वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या लोगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि भाई अगर आपने एक वेक्टर को खोजा है तो बिना डायरेक्शन वो एक अधूरे ज्ञान की तरह होगा या अधूरा इंफॉर्मेशन होगा। तो इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, अब ये नया चैलेंज हमारे पास आया और हमें यहां पर टॉर्क की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है। आप ऐसा मान के चलो कि आप यहां पर ऐसे मत पढ़ना कि यार क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए हमने बना दिया था कि इसका डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होगा। नहीं, जैसे हमने टॉर्क को अभी डिस्कवर किया कि ये भी वेक्टोरियली ऐड हो रहा है, उसी तरीके से अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमको ये डिस्कवर करना है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। क्योंकि हम लोग कौन होते हैं ये बोलने वाले कि अगर ये और ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होगा। ये हमने बनाया नहीं है, ये हमने डिस्कवर किया है। तो अब वो कैसे किया है, यहां पर उस चीज की बारी आती है। हमारे पास अब एक चैलेंज है डायरेक्शन को डिस्कवर करने का। तो हमने कहा कि यार चलो एक चीज देखते हैं, जो F1 वेक्टर है, अब ये F नेट और F2 को हटा देते हैं, एक टॉर्क पे फोकस करते हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ F1 पे ध्यान दूं, F1 और R पे ध्यान दूं, ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि R वेक्टर का डायरेक्शन ये रहा, F वेक्टर का डायरेक्शन ये रहा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मेरा टॉर्क
ठीक है, देखो मेरे पास एक लिबर्टी है, मेरे पास लिबर्टी है सोचने की, तो मैं उस लिबर्टी का पूरा यूज करूंगा, मैं अपनी फ्रीडम का पूरा यूज करूंगा और मैंने कहा कि चलो टॉर्क की डायरेक्शन ये ले लेते हैं, अगर होगा तो रिजल्ट आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा रिजल्ट। मतलब ये मैथमेटिकल फाइंडिंग्स हमारी यहां पर मैच नहीं करेंगी, सिंपल सा लॉजिक। तो भाई मुझे क्या पता उसका डायरेक्शन क्या है, नेचर से मैथमेटिकली बात करते हैं, मल्टीपल डायरेक्शंस लेने की लिबर्टी है मेरे पास, मैं वो लेता हूं और उसके बाद डिसाइड करूंगा कि कौन सा डायरेक्शन वेक्टोरियली एडिशन दे रहा है और सुटेबली नेचर में जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उन चीजों को मैथमेटिकली बता रहा है, बस ये हमें देखना है। तो भाई मैंने रेडियस वेक्टर सॉरी टॉर्क की डायरेक्शन भी ये ले ली। अब इस चीज को फील करना, फोर्स लगाता हूं मैं अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाता हूं तो एक्सीलरेशन वेक्टर का और फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमने नहीं बताया, ये हमने ऑब्जर्व किया। अब एक और चीज भी तो आती है कि मैंने फोर्स लगा रखा है बट ये वॉल या ये व्हाइट बोर्ड मूव नहीं कर रहा है, तो यहां पर एक्सीलरेशन का कोई डायरेक्शन है नहीं है, बट फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है। तो अभी हम पहला केस लेते हैं कि आपने टॉर्क तो अप्लाई कर रखा है, मैंने इस बोर्ड पे टॉर्क अप्लाई कर रखा है बट बोर्ड रोटेट नहीं हो रहा है, इट मींस टॉर्क का डायरेक्शन है बट फोर्स आपका सॉरी ये बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, ठीक है। तो अभी के लिए बॉडी रोटेट नहीं कर रही है और मैंने कहा कि भाई टॉर्क का डायरेक्शन मैंने रेडियस वेक्टर वाली डायरेक्शन में ले लिया। अगला ऑप्शन मैं फोर्स की डायरेक्शन में ले लूंगा टॉर्क को। लेकिन अब इस चीज को अगर मैं फील करूं कि जब बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, पहले लेते हैं नहीं करती है, ठीक है, तो मैंने कहा चलो भाई इधर है, मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं लेकिन बॉडी रोटेट नहीं कर रही है तो मेरा टॉर्क बढ़ रहा है, तो मैंने कहा भाई मेरा जो टॉर्क का एरो है उसको थोड़ा और बड़ा कर दूं, फोर्स घटाया मेरा टॉर्क का एरो कम हो गया, ठीक है, मैंने फोर्स की डायरेक्शन पलटी, टॉर्क की डायरेक्शन ऑपोजिट साइड ले ली क्योंकि प्लस माइनस वाला रूल, आगे प्लस है तो पीछे माइनस है, वो किया मैंने। तो यहां तो वेक्टोरियली काम किया जा सकता है क्योंकि सेम डायरेक्शन में वेक्टर स्केलर की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे यानी रोटेट करना स्टार्ट कर दे, देखो रेस्ट में तो अपने लिए मैंने टॉर्क की डायरेक्शन ये चुन ली, लेकिन हम पढ़ाई क्या कर रहे हैं, हम सीख क्या रहे हैं, हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, रोटेशन। तो बॉडी सिर्फ रेस्ट के लिए ही थोड़ी बना रहे हैं हम, जो ये डायरेक्शन ढूंढेंगे ये सिर्फ रेस्ट के लिए थोड़ी ढूंढ रहे हैं, मोशन में रोटेशन में होगी तब के लिए भी ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ये जो मेरा वर्नियर था ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, अब रेडियस की डायरेक्शन पलट गई, फोर्स की डायरेक्शन तो ये रही, तो रेडियस की डायरेक्शन भी चेंज हो गई, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो गई, बट टॉर्क अभी भी उतना का उतना ही है। लेकिन अगर मेरा टॉर्क का डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर है, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने लिया है, तो इस वक्त मेरे टॉर्क की भी डायरेक्शन चेंज यानी टॉर्क की वैल्यू भी चेंज। तो रियलिटी कह रही है कि टॉर्क अभी भी उतना ही है, ठीक है। मैं एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं जो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो रोटेशन जितनी है उतनी ही रहने वाली है, तो टॉर्क की डायरेक्शन भी वही होनी चाहिए। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी तो उसके रोटेशन के डायरेक्शन भी बदलनी चाहिए, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बदलना चाहिए, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन वही का वही है। तो कौन सी डायरेक्शन ज्यादा सुटेबल है हमारे लिए टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए? यहां पे बात को समझना, यहां पर हमेशा डायरेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि बॉडी वहां जा रही है, यहां पर डायरेक्शन का मतलब है कि भाई यहां पर अगर कोई वेक्टर है तो उसकी दिशा क्या है, और उस दिशा के अनुसार हम लोग, जैसे अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसकी एक फिक्स डायरेक्शन है, एक बॉडी मूव कर रही है तो उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन डायरेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि बॉडी उस दिशा में जा रही है। सर्कुलर पाथ पे जब थी तो बॉडी रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, तो क्या ये बॉडी रेडियल डायरेक्शन में मूव कर रही है? नहीं, बट इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा था। तो यहां पर डायरेक्शन के परसेप्शन को समझना, उस दिशा में टॉर्क लग रहा है, उस दिशा में एक्सीलरेशन लग रहा है। कई बार हम लोग डायरेक्शन को ना हैबिचुअल मेमोरी की वजह से ऐसा मान लेते हैं कि उधर जा रहा है, जाना जरूरी नहीं है, उस दिशा में लग रहा है ये जरूरी है। और सेम गोज विद टॉर्क। तो टॉर्क को जब मैंने रेडियल डायरेक्शन में लिया, रेस्ट पे तो चलो अपना काम बन रहा था, लेकिन रोटेशन के साथ आपका यहां पर टॉर्क का डायरेक्शन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वो रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चेंज होना चाहिए, जो कि चेंज नहीं हो रहा है। फोर्स की डायरेक्शन में लूंगा तो फोर्स की डायरेक्शन भी तो बदल रही है रोटेशन के साथ, तो यहां पर अगेन वही वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कौन सी डायरेक्शन है जो यूनिक है यहां पर, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे, क्योंकि टॉर्क अभी भी उतना ही है, क्योंकि मैं कांस्टेंट फोर्स से रोटेट कर रहा हूं तो टॉर्क उतना ही रहने वाला है, क्योंकि एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही रहेगा, आर का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही रहेगा, तो टॉर्क की वैल्यू भी उतनी ही रहने वाली है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हमें ऐसे डायरेक्शन की तलाश करनी होगी जो चेंज नहीं हो रहा है। और वो डायरेक्शन कौन सा है? ये रेडियस वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है। पॉइंट टू बी नोटेड, उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, अगर उसको मैं डायरेक्शन की तरह देखूं तो वो वाली डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो सबसे बेस्ट वे क्या हो गया, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर है तो हमने अब ये डिस्कवर किया कि भाई इनकी डायरेक्शन क्या होगी, जो दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट बन रहा है उस रिजल्ट की डायरेक्शन होगी उन दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन।
ऐसी डायरेक्शन जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अगर ये रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। अब ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, बट रिजल्ट तो चेंज नहीं हो रहा है। तो कौन सी डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा? एफ वेक्टर की डायरेक्शन में चेंज आएगा, आर वेक्टर की डायरेक्शन में चेंज आएगा, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। और यहां से हमने डिस्कवर किया कि जब दो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उनका डायरेक्शन हम परपेंडिकुलर क्यों लेते हैं। और फिर जाके हमने राइट हैंड थंब रूल बनाया, जो कि एक स्टैंडर्ड की तरह काम कर रहा है कि पहला वाला वेक्टर जो होगा, जैसे टॉर्क हमारा ये बना, हम चाहते तो इसको आर क्रॉस एफ वेक्टर बनाए या एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बनाए, ये हमारे ऊपर है। तो हमने इसको आर क्रॉस एफ वेक्टर बनाया और पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर रिजल्ट में हमें वेक्टर मिल रहा है। ये हमने डिस्कवर कर लिया। और वो जो वेक्टर है आपका, उस वेक्टर की एक ही डायरेक्शन होगी। अगर मैं आर क्रॉस एफ करूंगा तो मान लो ये डायरेक्शन आएगी, एफ क्रॉस आर करूंगा तो अपोजिट डायरेक्शन आएगी। इसलिए हमने क्या कहा कि भाई एक ही चीज लेना है, हालांकि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई हमने कहा टॉर्क होगा आर क्रॉस एफ वेक्टर। लोगों ने डिसाइड किया, ठीक है, क्योंकि एफ बाद में लगेगा, आर पहले आएगा। जहां आप एफ लगाओगे इमीडिएटली आर वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एज अ स्टैंडर्ड हम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला बनाया, ताकि दुनिया कभी कंफ्यूज ना हो, आर क्रॉस एफ वेक्टर। और अब डायरेक्शन निकालने के लिए सिंपल, आर वेक्टर जहां पर है, मान लो यहां आर वेक्टर है और इसके परपेंडिकुलर फोर्स है, तो मेरा जो टॉर्क होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर आप इन दोनों को देखोगे, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है ये रेड मार्कर, और फोर्स वेक्टर जो कि ब्लैक मार्कर से है उसके भी परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों से ये परपेंडिकुलर आ रहा है, क्योंकि ये एक यूनिक डायरेक्शन है जहां पर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और वही डायरेक्शन हमारा, वही चीज हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी थी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां होगा वही डायरेक्शन हमारा क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन होगा। और साथ ही साथ ये भी हमको एक प्रूफ मिलता है, पहली ऑब्जर्वेशन है हमारी, और आगे चल के और भी चीजें जहां क्रॉस प्रोडक्ट देखोगे तो वहां ऐसे मत पढ़ना कि यार क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा। एक बार नेचर से बात करना, आपको वहां पर भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही सबसे यूनिक मिलेगी। इसलिए हमने आगे चल के ये बोलना स्टार्ट किया कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट मिलता है उसका डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर, जिन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, उनके परपेंडिकुलर होता है। तो ये ऑब्जर्व किया हमने, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, और देखो रिजल्ट हमारे सामने है। तो अब हमें पता चल गया कि टॉर्क जो है वो एक वेक्टर है, और वो किसके बराबर है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के। और यहां पर इसकी डायरेक्शन को आप कैसे देखोगे, जिधर राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि अब तो हम ढूंढ चुके हैं, अब हम उस चीज का यूज करेंगे। जिधर रेडियस वेक्टर है उधर अपनी फिंगर ले जाओ। अब जिधर फोर्स है, मान लो फोर्स मेरा इस तरफ है, तो मैं उस तरफ अपनी ये उंगलियों की रेखाएं होती हैं, या फिर जो रेखाएं वाला एरिया है उस तरफ मैं इसको फेस कर दूंगा। रेडियस इधर है, चाहे ऐसे रखो फर्क नहीं पड़ता, ये रेडियस की डायरेक्शन, फोर्स इधर है, इधर मैंने फेस किया, और जिधर मेरा फोर्स है उस तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लूंगा, और जहां मेरा थंब पॉइंट करेगा ये मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस फोर्स, रेडियस फोर्स। और थंब इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इसलिए कर्ल करो। कर्ल करना जरूरी नहीं है, आप तो देख ही लिया ना, थंब को बस ऐसे खोल लो, ये आपका थंब वाला डायरेक्शन है, ये तो बस हमने बना दिया कि ऐसे कर्ल करो, ये रहा आपका रिजल्ट का डायरेक्शन, यानी कि टॉर्क का डायरेक्शन इस केस में। तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। कितनी सिंपल सी चीज है ना, ठीक है। अब देखो यही बातें जो इतनी देर से मैंने आपको बताई, कहने को कहा जा सकता है कि 5 मिनट 2 मिनट के अंदर फॉर्मूला बताओ, डायरेक्शन बताओ, याद करो, आगे बढ़ो, बट उसे संपूर्ण ज्ञान और सही दिशा फिजिक्स को पढ़ने की या फिर साइंस को पढ़ने की हमें नहीं मिलती है। इस तरह जब हम पढ़ेंगे चीजों को ऑब्जर्व करके, तो यकीन मानो एक बार में आप एक्चुअली में चीजों को सीखोगे। अन्यथा बार बार उन चीजों में कंफ्यूज रह के 2 साल के बाद भी उस चीज को ना समझ पाना, तो यहां पर आपने 2 साल जितना लंबा वक्त दे दिया। इससे बेटर है 1 घंटा ऑब्जर्व करो और अपने रिजल्ट तक पहुंच जाओ, जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। और क्योंकि ये पता होगा तो आगे के चैप्टर्स तो इससे जुड़े हुए ही होंगे ना, तो वो चैप्टर भी तो आपको समझ आएंगे, वो नॉलेज भी तो आपको समझ आएगी, तो साइंस आपकी इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। और जब वो इंटरेस्टिंग बनेगी, आप आगे चल के ऐसे इंसान जरूर बनोगे जिससे आप नई क्रिएशन कर सको, इनोवेशन कर सको, ह्यूमैनिटी को 10 कदम और आगे ले जा सको। तो इसलिए ऑब्जर्व करके पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूलाज याद करके या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए हम लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। हम एक जॉब पा सकते हैं, जिसके लिए हमको इतने साल 25 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक सेट ऑफ स्किल सीखो और काम पे चले जाओ। आप अगर साइंस लेकर पढ़ रहे हो, या कॉमर्स भी लिया या आर्ट्स भी लिया है, तो आपने अपनी लाइफ के लिए एक पर्पस चुना होगा, अपनी लाइफ के लिए एक सपना चुना होगा। उस सपने को टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज की रेस में दौड़ दौड़ के कुचलना मत। ऑब्जर्वेशन के जरिए अपने सपने, जो बेशक आज चाहे कितने बड़े हों, वो और बड़े होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई अगर आपके सपने छोटे कर रही है तो वो पढ़ाई गलत दिशा में की जा रही है। आपके एस्पिरेशन, 5वीं क्लास में एक बच्चा रॉकेट बनाने का सोचता है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद वो सिर्फ और सिर्फ एक कार खरीदना चाहता है, वो भी एक ईएमआई के ऊपर। तो यहां पर कहां एक रॉकेट जो कि बिलियंस रुपीस का प्रोजेक्ट होगा, या करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट होगा, बिलियंस तो ज्यादा हो गए, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, कहां वो सिर्फ एक 10-15 लाख की कार के ऊपर आ गया, वो भी ईएमआई पर।
तो इस पढ़ाई ने आपके सपने की जो एस्पिरेशन है वो छोटी कर दी, तो वो पढ़ाई गलत दिशा में है। आप रॉकेट बनाना चाहते थे से लेकर स्पेस इंडस्ट्री खड़ा करना चाहते हो, ये आपकी ग्रोथ है। तो पढ़ाई इस तरह करनी है कि अब एक रॉकेट नहीं बनाना है भाई, इंडस्ट्री खड़ी करनी है। एग्जाम्पल है इलॉन मस्क को ही देख लो, ठीक है। पढ़ाई के जरिए ही, पढ़ाई वो वाली पढ़ाई नहीं जो सराउंडिंग बोलता है हमारे लिए। पढ़ाई का मतलब मार्क्स नहीं होते, पढ़ाई का मतलब ज्ञान होता है। नेचर को स्टडी करना इज योर साइंस, दैट्स इट। नेचर से बात करना मैथमेटिक्स, दैट्स इट। इस तरह से लो इसको, और यकीन मानो जब ज्ञान है तो कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपसे नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। यहां 4-4 साल लोग अपने आप को एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए घिस देते हैं और अपने सपने भूल जाते हैं। सपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना बन जाता है, बल्कि आपका सपना उस एंट्रेंस एग्जाम के साथ जुड़ा होना चाहिए। आपका सपना वही होना चाहिए, लेकिन वो उस एंट्रेंस एग्जाम से कनेक्टेड होना चाहिए। आप नॉलेज के जरिए एंट्रेंस एग्जाम बहुत आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन यहां पर घिस घिस के एंट्रेंस एग्जाम कुछ ही बच्चे निकाल पाते हैं। वो भी अपने आप को इतना ज्यादा डेडिकेट कर देते हैं कि पूरी दुनिया से जो कनेक्शन है, जिस दुनिया में आप अपना वर्चस्व बनाना चाहते हो, उस दुनिया के बारे में आप जानते ही नहीं हो। आप उस दुनिया को रूल कैसे करोगे? इसीलिए तो सक्सेसफुल लोग गिनती के हैं। यहां सक्सेसफुल लोगों की क्वांटिटी, मुझे पूरी दुनिया से तो मतलब नहीं है, लेकिन हमारे भारत देश में सक्सेसफुल लोग गिनती में नहीं होने चाहिए, परसेंटेज में होने चाहिए। और ये परसेंटेज जितना बढ़ेगा उतना अच्छा होगा हमारे देश के लिए, क्योंकि जब हमारा देश इंडिपेंडेंट होगा, अंग्रेजों से नहीं, नॉलेज की दुनिया में जब इंडिपेंडेंट होगा, तो वो दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट को खरीद के प्राउड फील नहीं करेगा, अपने इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को बना के दुनिया को बेच के अपने आप को 10 कदम आगे लेके जाएगा और उसमें प्राउड फील करेगा। यही हमें चाहिए। आज हमारे यहाँ इंजीनियर्स नहीं हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, हमें इंजीनियर्स बनाने होंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब हम लोगों ने ये सोच लिया है कि पढ़ लिख के एक जॉब करनी है। इंजीनियर्स क्रिएट करते हैं, इंजीनियर्स जॉब नहीं करते हैं। जॉब करने के लिए आपको एक स्किल्ड लेबर बनना होगा। इंजीनियर बनना है तो यहां पर आपको क्रिएशन की तरफ ध्यान देना होगा, इनोवेशन की तरफ ध्यान देना होगा। कंप्यूटर्स आए, वो एक इंजीनियरिंग थी। कंप्यूटर पे काम करना इंजीनियरिंग नहीं है, उसको अगले लेवल पर लेके जाना, क्वांटम कंप्यूटर्स बनाना, वो इंजीनियरिंग है। उस क्वांटम कंप्यूटर पे 4 स्किल्स सीख कर उस पर काम करना इंजीनियरिंग नहीं है। आप क्वांटम कंप्यूटर से भी आगे किसी लेवल पर कुछ बनाओगे आगे चल के, वो इंजीनियरिंग है। या उसी में कुछ नया क्रिएट करोगे जिससे वो और आगे जाए, वो इंजीनियरिंग है। पहले एक जमाने में 10 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर हुआ करता था, उसको 4 नैनोमीटर का बनाना इंजीनियरिंग है। 10 नैनोमीटर की चिप को एक कंपनी में जाके असेंबल करना वो इंजीनियरिंग नहीं है। इस बात को समझना होगा हमें, क्योंकि जब हमारा परसेप्शन क्लियर होगा तो हम पढ़ाई भी उसी हिसाब से करेंगे। हमें पता है कि अगर हमें काम ही करना है तो क्या जरूरत है इस ऑब्जर्वेशन की, आप बस वो स्किल सेट सीख लो, काम करना शुरू कर दो, हो गया। लेकिन अगर मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे डॉक्टरी के अंदर भी कहूं, जो इलाज ढूंढे जा चुके हैं वही इलाज करना असली डॉक्टरी नहीं है। जो इलाज पॉसिबल नहीं है उन इलाजों को खोज लेना, वो असली डॉक्टरी होगी। सिमिलरली जो चीज बन चुकी है उसी पर काम करना इंजीनियरिंग नहीं है, कुछ नया क्रिएट करना वो इंजीनियरिंग है। तो इस बात को जरा क्लियर रखो अपने माइंड में, और इसी बात को क्लियर रखो भी और साथ ही साथ फील भी करो, तभी आप साइंस को एंजॉय कर पाओगे। वरना ये स्ट्रेसफुल पार्ट बन जाएगा आपकी लाइफ का, जो आप भी नहीं चाहते हो। आप, हर इंसान चाहता है सक्सेसफुल बनना, तो सक्सेसफुल बनने की राह पर चलना, टिप्स एंड ट्रिक्स के झांसे में आकर या क्वेश्चन आंसर्स को देखकर बस अपने एग्जाम्स को क्लियर करना, मार्क्स पर फोकस करना, इस राह पर अगर चल पड़े तो आप गलत राह पर जा रहे हो। साइंस का मतलब ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व करना सीखो, नेचर से बात करना सीखो, क्योंकि जब आप ये सीख गए तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। आने दो क्वेश्चन, परिस्थिति तो है, बात करूंगा, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। नेचर दे रहा है ना जवाब बात करने से, वही चीज हमें करनी है। चलो अभी और देखो नेचर से बात करते और हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जो जो चीजें ढूंढ ली हैं वो है आपका टॉर्क को हम लोगों ने डिस्कवर किया, और अब हम इस चीज को सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर देखेंगे। और जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो अपने एक एक्सिस पर रोटेट करती है। तो एक रैंडम सी बॉडी ले लेते हैं, कनेक्ट करते हैं भाई इसको, रैंडम सी बॉडी ले ली, ठीक है। अब ये किसी एक एक्सिस पर रोटेट करेगी, अब वो एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने वो एक्सिस बना लिया, इस एक्सिस पर ये रोटेट करेगी। अब खुद ही सोचो भाई, फोर्स मैं हर पार्टिकल पर थोड़ी लगाऊंगा, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। तो फोर्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाऊंगा, तो मैंने फोर्स यहां पर लगा दिया। अब ये जो फोर्स है यहां पर, ये मेरा ऑब्वियसली ये बन गया मेरा रेडियस वेक्टर, ठीक है। किसी एक पार्टिकल पर लगाया, किसी एक पार्टिकल पर ही फोर्स लगाया मैंने, और ये फोर्स मेरा रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है तो फोर्स आपको ऊपर लग रहा होगा, फोर्स अंदर की तरफ है, ठीक है, फोर्स अंदर की तरफ है। तो अब इस चीज को भी देखने के लिए हम अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं कि देखो, अगर मैं तीर को देखूं तो पीछे यहां पर जो होती है वो पीछे वो फर से लगे होते हैं, जैसे चिड़िया के पंख होते हैं ना, उस तरह से लगे होते हैं। तो अगर मैं तीर को आगे से देखूंगा, तीर मेरी तरफ आ रहा है तो मुझे पॉइंट नजर आएगा,
ठीक है। लेकिन अगर तीर मुझसे दूर जा रहा है तो उसके फर नजर आएंगे, पीछे वाले फर जो ये फर की तरह है, चार दिशा में फर निकले हुए हैं। तो अगर मैं ये चीज बनाता हूं, ऐसे सर्कल बना दिया और एक डॉट लगा के एक सर्कल बनाता हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तीर आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि बोर्ड का जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में वो वेक्टर होगा। लेकिन अगर क्रॉस बनाता हूं तो इसका मतलब ये आपसे दूर जा रहा है, यानी कि अंदर की तरफ ये होगा। तीर के फर आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। तो ये बन गया टुवर्ड्स यू, ये बन गया अवे फ्रॉम यू। तो ये डायरेक्शन टुवर्ड्स यू, ये डायरेक्शन अवे फ्रॉम यू। तो यहां पर जो फोर्स वेक्टर है अभी तो मैंने दिखा दिया, बट वो कैसा है, मैं उसको वो डायरेक्शन उसका ये वाला है, यानी कि ये बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो देखो सिर्फ बात करनी है, जब आप खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो यहां पर मैं इसका डायरेक्शन दे देता हूं फोर्स का, यहां दिखा देता हूं एज अ डॉट। मैंने डॉट नहीं, सॉरी क्रॉस, माफ करना, ये वाला अंदर जा रहा है ना, तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है। ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है। फोर्स अंदर जा रहा है। अब देखो फोर्स आपका एक पॉइंट पर लगा है, फोर्स आपका इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल में एक पॉइंट पर लग रहा है, लेकिन रोटेट तो पूरी बॉडी कर रही है, रोटेट तो पूरी बॉडी कर रही है। यानी कि ये जो फोर्स है इसकी वजह से ये पार्टिकल आगे जाएगा। ये पार्टिकल जब आगे जाएगा, मैं एक पार्टिकल हूं, मुझ पर फोर्स लग रहा है, बट मेरे आगे भी पार्टिकल है, मेरे पीछे भी पार्टिकल है। मैं आगे जाऊंगा तो इसको ढकेलूंगा, मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, ये मुझ पर फोर्स लगाएगा। अब मैं इस पर जितना फोर्स लगा रहा हूं, ये मुझ पर कितना फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। मैं आगे बढ़ा, मेरा उस पीछे वाले पार्टिकल से गैप बढ़ा, जिसकी वजह से मेरे अंदर इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन आएगा, जिसकी वजह से, क्योंकि हम आपस में कनेक्टेड हैं, हम सॉलिड हैं, मैं उसको अपनी तरफ खींचूंगा और वो मुझे अपनी तरफ खींचेगा। ये फोर्स कितना होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो यहां पर हर पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये पार्टिकल रोटेट करेगा, जिसकी वजह से हर बॉडी के अंदर हर एक पार्टिकल एक दूसरे से इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से या इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन की वजह से इंटरैक्ट करेगा। तो कोई भी दो पार्टिकल उठा लो, ये दो पार्टिकल है एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है। इसको मैं जूम करता हूं, इसको मैं जूम करता हूं, ये रहा पार्टिकल 1, ये रहा पार्टिकल 2। ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है, ये इस पार्टिकल पर यहां फोर्स लगाएगा। मान लो ये ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी एफ ऑन बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और इस पर जो फोर्स लगेगा वो ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहां पर जो फोर्सेज होंगे वो एक दूसरे पर लग रहे हैं, सिंपल लाइक अ नॉर्मल फोर्स। तो यहां पर जो फोर्स होंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, और इसको आप कह लो कि ये इंटरनल फोर्सेज हैं, तो वो भी आपके इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। तो यहां पर ये जो फोर्सेज हैं एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये दोनों में क्या खासियत होगी, मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम होंगे और डायरेक्शन वाइज ये ऑपोजिट होंगे। अब यहां से कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है। ठीक है। तो यानी कि हर पार्टिकल पर इस फोर्स की वजह से, जो कि आपका एक्सटर्नल फोर्स है, जो कि मैं लगा रहा हूं मान लो, लेकिन उसकी वजह से हर पार्टिकल में इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो गए, जिसकी वजह से अगर मैं हर इंडिविजुअल पार्टिकल पर अब टॉर्क को देखूं, हर इंडिविजुअल पार्टिकल पर टॉर्क को देखूं, तो यहां पर आपको डायरेक्शंस को ध्यान रखना होगा। तो ये रही वो ये पार्टिकल और ये रहा दूसरा पार्टिकल, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो ये रहा, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो ये रहा। अब मैं इस रेडियस को ही यहां से दिखाता हूं, इसका रेडियस आर बी, इसका रेडियस आर ए। ठीक है। इन दोनों का रेडियस आ गया, तो इस पार्टिकल पे जो टॉर्क लग रहा होगा वो होगा आर ए क्रॉस एफ ए बी, और इस पर जो टॉर्क लग रहा है दैट विल बी आर बी क्रॉस एफ बी ए, यही लग रहा होगा, है ना। सिंपल सा लॉजिक, वेक्टर के फॉर्म में लो इनको, क्योंकि ये तो वेक्टर्स हैं। ठीक है। ये लग रहा है, तो हर पार्ट, अब इनका डायरेक्शन देखना, अब ध्यान से इस बात को फील करना, ये जो बॉडी है ये एक एक्सिस पर रोटेट कर रही है। ठीक है। ये जो बॉडी है ये एक एक्सिस पर रोटेट कर रही है। अब इस रोटेशन को देखो, वो दोनों पार्टिकल्स यहां पर है, मान लो इस पर जो टॉर्क लग रहा है, जो फोर्स लग रहा होगा वो इस प्लेन में होगा, वो इस प्लेन में होगा, एफ बी ए जो होगा वो इस प्लेन में होगा, और रेडियस वेक्टर भी इसी प्लेन में होगा। तो इनका जो टॉर्क होगा वो सेम एक्सिस पर फॉलो करेगा, सेम जिस एक्सिस पर ये रोटेट कर रहा है उन दोनों पार्टिकल्स का टॉर्क भी उसी एक्सिस पर रोटेट करेगा। और यहां से आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि इसका टॉर्क, इस वाले पे जो टॉर्क लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, और इस वाले पे जो टॉर्क लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स स्केलर की तरह ऐड होते हैं, सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स जो होते हैं वो स्केलर की तरह ऐड होते हैं। तो इस पर लगने वाला नेट टॉर्क कितना है, नेट टॉर्क वो है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जो कि ये रहा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब मैं हर पार्टिकल पे देखता हूं, इंडिविजुअल पार्टिकल पे देखूं, ये तो हो गया भाई टोटल, ये तो हो गया फाइनल, लग तो इतना ही रहा है। ठीक है। अब इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे देखता हूं, तो मान लेते हैं कि ये कोई आइथ पार्टिकल है, आइथ पार्टिकल है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच से लेकर जितना जा सकते हो उतना चले जाओ, जेड के बाद ए ले लेना, ए बी ए सी ए जी ए डी, उस तरीके से फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं। तो आइथ पार्टिकल पर ये वाली बॉडी है, इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज एफ आई। ठीक है। वो कितना है, एफ आई, जो मैंने ये फोर्स बताया आइथ पार्टिकल पे। इंटर एटॉमिक फोर्स जो है या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो किसके बराबर है, एफ आई के बराबर है। ठीक है। और वो क्या बन जाएगा, आर आई क्रॉस एफ आई। उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा आर आई क्रॉस एफ आई, एज सिंपल एज दैट।
अब ये हो गया उसका फोर्स, ये लग गया उस पर फोर्स। अब Fi की डायरेक्शन जरूरी थोड़ी कि वो परपेंडिकुलर हो, इसीलिए तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। मान लो ये रेडियस है और Fi की डायरेक्शन ये है, तो भाई इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एक पैरेलल कंपोनेंट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होगा। यहां पर एक पार्टिकल पे जो टॉर्क लग रहा है दैट इज इक्वल टू दिस, ठीक है, वो आपका इसके बराबर हो गया। अब देखो आर आई वेक्टर क्रॉस एफ आई वेक्टर, ठीक है, ये उस पार्टिकल का टॉर्क है, तो ये हो गया उस एक पर्टिकुलर पार्टिकल का टॉर्क, ठीक है। अब देखना इसका टॉर्क ऊपर है, उसका टॉर्क नीचे है, तो जिसका टॉर्क ऊपर होगा प्लस हो जाएगा, जिसका टॉर्क नीचे होगा माइनस हो जाएगा, बट है तो सेम ही डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में आप एडिशन कर सकते हो आराम से। प्लस आएगा तो बढ़ जाएगी वैल्यू, माइनस आएगा तो घट जाएगी वैल्यू। तो ये एक पार्टिकल का टॉर्क है, तो सारे पार्टिकल्स का टॉर्क सेम ही डायरेक्शन में है, तो सिंपली आपको क्या कर देना है, हर पार्टिकल के टॉर्क को ऐड कर देना है। फ्रॉम i इक्वल टू 1 से लेकर, मान लो इसमें n पार्टिकल हैं, सबको आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। और जैसे ही आप ऐड करोगे तो इन सारे पार्टिकल्स पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वो किसके बराबर आएगा, नेट टॉर्क के बराबर आएगा। वो किसके बराबर आएगा, नेट टॉर्क के बराबर आएगा। सो सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू नेट टॉर्क, और नेट टॉर्क किसके बराबर है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जो कि किसके बराबर है, समेशन ऑफ आर आई क्रॉस एफ आई, ठीक है, समेशन ऑफ आर आई क्रॉस एफ आई, आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक। अब आती है हमारी बारी, देखो हम नेचर में ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब क्योंकि इस पर टेंजेंशियल फोर्स है, तो इसके अंदर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा। स्विच टू सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, यहां पर आपका एक फोर्स है, तो इस फोर्स का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट, एक रेडियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट है तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देगा, यानी कि इस पार्टिकल के अंदर एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। तो इसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो कितना होगा, अल्फा के बराबर होगा। अब रोटेशन को, इस सर्कुलर मोशन को एक बार ऑब्जर्व करते हैं। मान लो एक डंडी है, ऐसे एक रॉड है, ठीक है, ये एक्सिस जो है बाहर की तरफ आ रही है और ये रोटेट कर रहा है, थोड़ा मोटा बन गया ये, ठीक है। मान लो ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, ठीक है। अब सीधा यहां लेता हूं, मान लो ये उस सेंट्रल पॉइंट पे, उस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रहा है। तो अब आप नोटिस करो पार्टिकल्स को, ये वाला पार्टिकल ले लो और ये वाला पार्टिकल ले लो और ये वाला पार्टिकल ले लो। ये वाला पार्टिकल का सर्कल ये होगा, ये वाले पार्टिकल का सर्कल ये होगा, और इस वाले पार्टिकल का सर्कल ये होगा। सिंपल ऑब्जर्वेशन और कुछ नहीं। अब आप खुद नोटिस कर सकते हो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, जो सर्कुलर मोशन में हमने जाना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं तीनों पार्टिकल को देखूं तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई है। तो तीनों पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि देखो तीनों गए साथ में और यहां पर भी साथ में पहुंचे, तो टाइम तो तीनों के लिए सेम है, तो 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, यानी कि तीनों के लिए एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई, सेम आई। बट लीनियर वेलोसिटी को अगर मैं देखूं तो इसकी वेलोसिटी, मान लो 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, तो v1 यहां पर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट आप इसको मान लो कि सीधी रेखा में जा रहे हैं, तो वो लेंथ जो ट्रेवल कर रहा है दैट इज 2 पाई r1, तो वो आ जाएगा 2 पाई r1, ठीक है, अपॉन में t। v2 क्या हो जाएगा, 2 पाई r2 अपॉन में t, और v3 क्या हो जाएगा, 2 पाई r3 अपॉन में t। तो यहां पर r1, r2, r3 की वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है। अब जरा इसी को ऑब्जर्व करो मैथमेटिकली, r1 की वैल्यू छोटी, v1 की वैल्यू छोटी, सिंपल सा लॉजिक, कम डिस्प्लेसमेंट उतना टाइम, उतने ही टाइम में इसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किया तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, और थर्ड पार्टिकल ने और ज्यादा डिस्प्लेस किया है इसलिए उसकी वेलोसिटी और ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए पार्टिकल जितना दूर उसकी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा। और यहां पे 2 पाई बाई टी क्या है, ओमेगा है, ओमेगा r1, ओमेगा r2, ओमेगा r3। तो भाई यहां पर किसी भी रेडियस पर vi विल बी ri मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा उनके लिए क्या होगा, कांस्टेंट। अब यहां पर इसका डेरिवेटिव करूं तो ये क्या बन जाएगा, ai, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या आएगा, आर आई डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये क्या बन जाएगा, ए आई, एक्सेलरेशन ऑफ ith पार्टिकल। और सॉरी, माफ करना, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे ओमेगा सबके लिए सेम, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन भी सबके लिए सेम। यहां से यहां पर वेलोसिटी चेंज करी, ठीक है, तो यहां पर ओमेगा उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो डी ओमेगा बाई डी टी। अब ओमेगा सबके लिए सेम है तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी सबके लिए सेम होगा, क्योंकि ओमेगा के चेंज पर ही तो एंगुलर एक्सीलरेशन डिपेंड करेगा। तो ओमेगा का चेंज इसके लिए जो है उतना ही इसके लिए भी होगा, उतना ही इसके लिए भी होगा, क्योंकि ओमेगा सबके लिए सेम रहने वाला है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी सबके लिए सेम होगा। तो यहां पर आ गया वी आई इज इक्वल टू आर आई ओमेगा, ओमेगा सबके लिए सेम है, उसी तरह ए आई इज इक्वल टू आर आई अल्फा, आर आई अल्फा। तो यहां पर देखो आपको वो रिजल्ट ऑब्जर्व हो गया, मिला भी लेकिन ऑब्जर्वेशन के जरिए। तो यहां पर अगर अब मैं टॉर्क पे आता हूं, जिस एक्सटर्नल फोर्स से मैंने टॉर्क लगाया वो किसके बराबर है, आर क्रॉस एफ वेक्टर, जिस पॉइंट पे लगाया उसका डिस्टेंस यहां से आर के बराबर है, तो आर क्रॉस एफ एक्सटर्नल, यहां पे एफ एक्सटर्नल लिख देता हूं। और हर पार्टिकल पे जो टॉर्क लग रहा है
एक पार्टिकल पे जो लग रहा है दैट इज आर आई, उसका वेक्टर जो है ith पार्टिकल का रेडियस वेक्टर आर आई, उस पे लगने वाला फोर्स चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वैसे अभी तो सारी बॉडीज में इंटरनल फोर्स है तो वो इंटरनल फोर्स के बराबर हो गया, जो एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो वाला। और वो क्यों हो रहा है? इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो ये आ गया आपके पास एफ आई। और अब देखना मैजिकल चीज, एफ आई किसके बराबर होगा? एक पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है तो वो किसके बराबर होगा? मास टाइम्स एक्सीलरेशन के बराबर होगा, जो कि हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो समेशन आर आई क्रॉस एम आई ए आई, आर आई क्रॉस एम आई ए आई, ठीक है। और अब ए आई क्या है? आर आई ओमेगा। तो यहां पर आए समेशन आर आई क्रॉस एम आई, ठीक है। और यहां पर मैं ले लेता हूं मल्टीप्लाई आर आई अल्फा, अल्फा लिखता हूं, ठीक है, आर आई अल्फा। अब देखो यहां पर एक चीज और, मैं थोड़ा जल्दी कर गया लेकिन मैं इसको ऐसे ना करके, ठीक है। अब ए आई की जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन के बराबर होगा, बट आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया है तो यहां पर ए आई की कौन सा कंपोनेंट काम आएगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट काम आएगा। तो ए आई टेंजेंशियल कर दो, ठीक है, ए आई टेंजेंशियल, क्योंकि यहां पर जो ये ए आई लिया है मैंने, एक्सीलरेशन लिया है जो मैंने, वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। तो अब यहां पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट लिखने की, क्रॉस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा आर आई एम आई, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा? आर आई अल्फा के बराबर होगा। अब आर आई जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको क्या रिजल्ट देंगे? आर आई और आर आई जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। अब ये समेशन है, यानी कि हर पार्टिकल के एम आई आर आई अल्फा, आर आई स्क्वायर अल्फा को आप ऐड करोगे। अब उस एडिशन में अल्फा सब में सेम है, कॉमन है, तो वो एडिशन के बाहर आ जाएगा। तो यहां पर अल्फा आ गया एंड दैट इज इक्वल टू टॉ। अब यहां पर आपने एक नई चीज फिर ऑब्जर्व करी, कहते हैं ना हर सॉल्यूशन के साथ, हर जवाब के साथ एक प्रश्न आएगा। तो अब हमें यहां पर ये चीज ऑब्जर्व करने को मिली। तो हमें जो अभी तक पता चला है, अब हम डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देना, नहीं, हम यहां पर अभी के लिए हम ये जानते हैं कि हमें ये देखने को मिला। तो हमने जो ऑब्जर्व किया दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, एफ एक्सटर्नल इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। और ये मुझे निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? इस चीज को पहले फील करो भाई। यहां पर आर आई वैल्यू जो है, ठीक है, ये बात जरूर फील करना, और इसको, ये लॉजिकल भी है, इसको देखना। मैंने एक्सिस लिया, उस एक्सिस के बेसिस पर मैंने रेडियस लिया है। अगर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाए तो इसकी आर आई की वैल्यू जो होगी वो बदल जाएगी। तो इसका मतलब ये चीज कांस्टेंट अभी नहीं है, और कांस्टेंट तब है ये जब आपका एक्सिस डिसाइडेड है कि ये किस एक्सिस पर रोटेट करेगा। अगर ये मार्कर अपने सेंट्रल एक्सिस पर रोटेट कर रहा है तो एम आई आर आई स्क्वायर की वैल्यू डिफरेंट होगी, मतलब एक होगी। लेकिन अगर वो इस एक्सिस पर रोटेट कर रहा है तो एम आई आर आई स्क्वायर की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये फिक्स भी नहीं है किसी एक बॉडी के लिए। लेकिन ये फिक्स कब है? जब आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन पता है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर एक्सिस के लिए ये कांस्टेंट है, लेकिन एक्सिस चेंज तो इसकी वैल्यू भी चेंज। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या? अभी तो हमने पहली बार देखा है इसको। तो हमें यहां पर ये तो डिस्कवर हो गया, हमने यहां पर क्या डिस्कवर कर लिया वो चीज लिखते हैं। और देखो यहां पर ऑब्जर्व ही करना है आपको, यहां पर चीजें याद नहीं करनी है। हमने ये ऑब्जर्व किया कि टॉर्क आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ एक्सटर्नल वेक्टर के बराबर है। और हमने ऑब्जर्व किया यहां पर कि टॉर्क आपका माफ करना, ओमेगा, सॉरी, अल्फा, अल्फा मल्टीप्लाई, ब्रैकेट बना लेता हूं, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर के बराबर है। ब्रैकेट मतलब ये आपस में मल्टीप्लाइड है। तो ये हो गए आपके टॉर्क को फाइंड आउट करने के दो तरीके, ठीक है। अब यहां पर आया कि भाई ये हमने पहली बार देखा, तो अब इसी चीज पे हम चलते हैं, फर्दर स्टडी करते हैं कि क्या ये कोई इसी के अंदर आने वाली चीज है या और कहीं भी हमको देखने को मिलेगा। तो हमने यहां पर अब सोचा कि यार एक काम करते हैं, एक बॉडी लेते हैं, रैंडम बॉडी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंडम बॉडी ले लो और उसको एक एक्सिस दे दो जिस एक्सिस पर वो रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा। तो अब इस बॉडी के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो हम काइनेटिक एनर्जी को अब निकालेंगे, जिसको हम एक अलग से टॉपिक बना के पढ़ते हैं, ठीक है, टॉपिक बना के पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी को। अब ऑब्जर्व करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो अब हम इसको ऑब्जर्व करें तो यार सिंपल, एक्सिस पर वो डिपेंडेंट है, इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो मेरा जो रेडियस होगा वो एक्सिस पर डिपेंड करेगा। अब यहां पर मान लो एक ith पार्टिकल लेता हूं मैं, ith पार्टिकल लेता हूं तो उसका जो रेडियस होगा आर आई होगा, उसका जो मास होगा एम आई ले लिया मैंने, ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी होगी, अभी हमने एक फैन को रोटेट किया था तो वी आई इज इक्वल टू आर आई, ओमेगा के बराबर, ओमेगा तो सबके लिए सेम है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी वेलोसिटी वी आई वो किसके बराबर होगी? आर आई ओमेगा के बराबर, ठीक है। सो अब उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। तो ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम आई, उस पार्टिकल का मास, इंटू वी आई का स्क्वायर,
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालूं जो कि कुछ यही होगी और उन सबको ऐड कर दूं, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज सम ऑफ हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। कितना मुश्किल है ये चीज करना, देखो आसान सा पार्ट है। अब यहां पर हाफ तो कांस्टेंट है तो उसको तो हम बाहर ले लेंगे सम के, ठीक है। लेकिन अब वी आई को एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में हम लिखते हैं तो ये आएगा समेशन ऑफ, ये रहा वही रिजल्ट, हाफ एम आई वी आई जो है मेरा वो किसके बराबर है, आर आई ओमेगा के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा हाफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का समेशन। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर आई मेरे पास हाफ ओमेगा स्क्वायर, कांस्टेंट है पूरी बॉडी के लिए, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर और हाफ बाहर ले लिया मैंने, और यहां पर देखो फिर मुझे देखने को मिला समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। अब यहां पर दिमाग ने एक चीज तो हमें सोचने पे मजबूर किया कि ये एम आई आर आई स्क्वायर सिर्फ एक छोटी सी चीज नहीं है, ये कुछ तो आपको बता रही है, क्योंकि टॉर्क में भी आपने इसको डिस्कवर किया और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में भी आपने इसको डिस्कवर किया। पॉइंट को समझना, यहां पर भी मिला, यहां पर भी मिला। तो अब ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करती है, क्योंकि रेडियस की वैल्यू आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से लोगे, ठीक है। तो अब इस चीज को एक नाम देने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये हर जगह आपको देखने को मिल रहा है। हमने काइनेटिक एनर्जी भी देखी रोटेटिंग बॉडी की, जो कि ये आ गई। तो अब जाके हम लोगों ने कहा कि इस चीज को एक नाम देते हैं, और हमने इसको नाम दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि किसके बराबर है, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, आई फ्रॉम 1 से लेकर एन तक, और एक सिंबल भी दिया आई, ठीक है। सो अब फाइनली यहां पर आई जो है वो क्या हुआ, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और ये जो है आपका यहां पर आई से रिप्रेजेंट हो जाता है आई अल्फा। यहां पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, बात को फील करना। जब आपने ये लिया था एम आई ए आई लिया था, तो क्योंकि आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया था तो ऑटोमेटिकली आर आई वेक्टर क्रॉस ए आई वेक्टर जब आपने किया था तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आर आई ए टेंजेंशियल ith पार्टिकल का। तो क्रॉस प्रोडक्ट हो चुका है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आप ले चुके हो, तो अब क्रॉस दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का ही तो प्रोडक्ट होगा क्रॉस में। क्रॉस में अगर आपके पास ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर है, ए वेक्टर यहां है बी वेक्टर यहां है, तो यहां पर क्या होता है बी कॉस थीटा, यहां क्या होगा बी साइन थीटा। तो बेसिकली इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा मल्टीप्लाई ए। सेम वही चीज हमने करी है, तो क्रॉस अब लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर ए आई को आपने आर आई अल्फा कर दिया, तो अल्फा तो बाहर आ गया और आर आई स्क्वायर बचा, तो वही एम आई आर आई स्क्वायर आपका आई बन गया, आई मल्टीप्लाई अल्फा, दैट इज योर टॉर्क। अब इसकी डायरेक्शन आप कैसे दिखाओगे, इसके जरिए दिखाओगे, क्रॉस प्रोडक्ट का वही थंब रूल का यूज करके। तो ये वेक्टर है, ये पूरा वेक्टर है आपका, लेकिन ये रिजल्ट सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दे रहा है। डायरेक्शन देखने के लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहां पर हमने टॉर्क को देखा, टॉर्क किसके बराबर आया, टॉर्क आया आर वेक्टर क्रॉस एफ एक्सटर्नल वेक्टर, और टॉर्क आया आपके पास आई अल्फा, और आई क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हमने यहां पर यह भी ढूंढ लिया कि रोटेटिंग बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि जब ट्रांसलेशन भी होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो रोलिंग के अंदर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन प्योर रोटेशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी आई हाफ ओमेगा स्क्वायर तो है ही, और ये क्या है, ये हमारा आई है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अब यहां पर हम अपनी बातों से फिर से एक बार इस जगह बात करते हैं, तो देखो हमें क्या जानने को मिलेगा कि फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स प्रोड्यूस करता है लीनियर मोशन, टॉर्क प्रोड्यूस करता है रोटेशनल मोशन। फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन, और टॉर्क रोटेशन के लिए है, फोर्स लीनियर मोशन के लिए है। तो जरा की फैक्टर्स को ऑब्जर्व करो, देखो कोई भी चीज याद नहीं करनी है, ऑब्जर्व करना है। तो उस ऑब्जर्वेशन से हमें दिख रहा है कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन वेक्टर, ठीक है, वेयर एज टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ, तो मैं यहां पर मैग्नीट्यूड ही रखता हूं अभी, ठीक है। फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, टॉर्क आई अल्फा के बराबर। लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एज यहां पे लीनियर का एल आई लिख देता हूं, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का आर ओ लिख देता हूं, वो आया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब जरा एक ऑब्जर्वेशन करो तो आप दिखेगा लीनियर एक्सीलरेशन, रोटेशन में एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी में लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। तो इसी चीज को अगर मैं देखूं कि एक्सीलरेशन का रोटेशनल एनालॉगी, मतलब रोटेशनल भाई कौन है, एक्सीलरेशन का एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशनल और भाई उसका। उसी तरीके से मास के साथ यहां पर आई आ रहा है, यहां पर मास के साथ आई आ रहा है। लीनियर के केस में तो भाई आप कैसे भी मूव करो मास उतना ही रहने वाला है, आई की वैल्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन पर चेंज होगी, इसलिए इसको मास रोटेशनल मास नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रोटेशनल एनालॉगी ऑफ मास फॉर अ पर्टिकुलर एक्सिस।
एक पर्टिकुलर एक्सिस के लिए आपका ये रोटेशनल मास की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहां पर अब चीजों को समझना आसान हो रहा है। तो आई क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमारी एनसीईआरटी के बुक में लिखा गया है रोटेशनल एनालॉजी ऑफ मास, यानी कि रोटेशन के केस में वहां इसको बताने का मतलब यह है, जैसे यहां मास लेते हो वहां यहां आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। लेकिन इतना ही नहीं, इस बात को यह भी ध्यान रखना है कि ये आई की वैल्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंडेंट है। और ये याद करने वाली बात नहीं है, फील करने वाली बात है, क्योंकि हमने इसको जिन परिस्थितियों में ऑब्जर्व किया वहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया, तभी हमें आर आई मिला है। एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज, आर आई की वैल्यू चेंज, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ही होगा। और वहां पर अगेन आप अपनी कैलकुलस को जरूर रिवाइज कर लेना, और कैलकुलस में फॉर्मूलाज नहीं, कॉन्सेप्ट। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाले पार्ट में जाके कैलकुलस क्या है, लिमिट क्या है, डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, ये वाला पार्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तभी आप उस चीज के कोर मीनिंग को समझ पाओगे कि हम आई की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। क्योंकि यहां पर कंटिन्यूअस बॉडी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, हर पॉइंट पे पार्टिकल है, तो कैलकुलस यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब इसी को लेकर एक लास्ट पार्ट हमारे पास बचता है इस लेक्चर का, ठीक है, और वो क्या है कि हमने एक चीज और डिस्कवर करी। ठीक है, एक चीज और डिस्कवर करी इस चीज के अंदर। अब वो कैसे करी, हमने देखा कि यार हमारे पास में एक बड़ी मजेदार सी चीज है लीनियर मोशन के अंदर, वो है आपका लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, तो हमें नहीं पता कि भाई एंगुलर मोमेंटम जैसी चीज है भी या नहीं भी है, लेकिन अब क्यूरियोसिटी जागी। जैसे फोर्स लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो टॉर्क एंगुलर मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। उसी तरीके से अगर कोई बॉडी के लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, तो क्या एंगुलर मोमेंटम जैसी चीज भी है। अब मोमेंटम का मतलब क्या है, जितना ज्यादा मोमेंटम उतनी ज्यादा आपकी एबिलिटी फोर्स प्रोड्यूस करने की, ठीक है, या उतना ज्यादा फोर्स आपको चाहिए होगा अपने आप को रेजिस्ट करवाने के लिए। सिमिलरली अगर कोई बॉडी तेज रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, वो बहुत तेज रोटेट कर रही है, अब इसको ऐसे समझो कि ये धीरे रोटेट कर रहा है तो रोकने में मुझे आसानी है, लेकिन तेज रोटेट कर रहा है तो मुझे यहां पे फोर्स लगा, महसूस हुआ। ठीक है, ये आप भी फील कर सकते हो। तो यानी कि अगर एक बॉडी के पास ज्यादा रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी है, तो उसको रोकने में मुझे ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, और कम है तो कम लगाना पड़ेगा। यानी कि एंगुलर मोमेंटम जैसी चीज भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब वो किसके बराबर है, किसके इक्वल है, ये हम कैसे ढूंढे। तो हमने कहा कि यार एक काम करो, जो ज्ञान आपके पास है उसी ज्ञान के जरिए कम्युनिकेट करो रोटेशन के साथ, शायद आपको डिस्कवर हो जाए। तो हमने कहा भाई चलो फोर्स का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है वो देखते हैं। डीपी वेक्टर अपॉन में डीपी, हम यहाँ इंस्टेंट मोमेंटम की बात कर रहे हैं, इंस्टेंट चेंज इन मोमेंटम, और यहां पर ये फोर्स है आपका इंस्टेंट फोर्स। ठीक है, अब ये जो फोर्स है किसी बॉडी पर अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से टॉर्क आ रहा है, टॉर्क इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, ये यहां पर एफ वेक्टर है, तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब यहां पर हमने लिखा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर की जगह हम ये लिख देते हैं डी बाई डी टी ऑफ पी वेक्टर, यानी कि लीनियर मोमेंटम वेक्टर। अब क्योंकि आपको यहां पर ध्यान से समझना होगा, ये क्रॉस क्या है, मल्टीप्लाई ही तो है, मल्टीप्लाई ही है, तो मल्टीप्लीकेशन डेरिवेटिव के अंदर जा सकता है। क्यों, क्योंकि रेडियस आपका कांस्टेंट रहेगा। डिफरेंशिएशन में हम ये जानते हैं, डिफरेंशिएशन में हम जानते हैं कि के एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास है और आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो एक्स के टर्म में, तो के बाहर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इस तरह से लिखते हो, तो इसका उल्टा कर दो। तो ठीक, मैं इसका उल्टा करने वाला हूं अब। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर का डेरिवेटिव बन जाएगा। और यहां से अब आपकी बारी आती है इन चीजों को कम्युनिकेट करने की। अब देखना, यहां पर इस बात को समझना, फोर्स वेक्टर लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है, टॉर्क वेक्टर जो है रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। फोर्स और टॉर्क ये दोनों अपने लीनियर और रोटेशनल भाई हैं। फोर्स लीनियर के लिए, टॉर्क रोटेशन के लिए। एक्सीलरेशन लीनियर में होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन उसका रोटेशनल भाई है, वो रोटेशन में होता है। मास लीनियर में यूज करते हो, आई रोटेशन में यूज करते हो, वो उसका रोटेशनल भाई है या रोटेशनल एनालॉजी है। वेलोसिटी लीनियर में है, एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन के अंदर है, तो वही चीज, ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। तो इन्हीं भाइयों को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, तो भाई फोर्स क्या है, इसका डेरिवेटिव, वही टॉर्क क्या है, इसका डेरिवेटिव। फोर्स के अंदर किसका डेरिवेटिव है, ये लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव है। तो उसी तरीके से ये क्या होना चाहिए, ये बन गया आपका एंगुलर मोमेंटम। इसको हमने क्या नाम दिया, एंगुलर मोमेंटम। जितना आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, जितना ज्यादा आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, टॉर्क उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको उसको रेजिस्ट करने के लिए, या उसके एंगुलर मोमेंटम को बढ़ाने के लिए आपको टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा। सिंपल ऑब्जर्वेशन। तो यहां से हमने डिस्कवर किया एंगुलर मोमेंटम को, और उसको सिंबल दिया एल वेक्टर। क्या सिंबल दिया, एल वेक्टर। अब सिमिलरली इसकी डायरेक्शन चाहिए,
क्रॉस प्रोडक्ट है, मोमेंटम का डायरेक्शन ये, रेडियस का डायरेक्शन ये, तो कौन सी यूनिक डायरेक्शन लूंगा मैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो यहां पर एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। और ऑब्वियसली ये भी बात सत्य है, जहां मोमेंटम वेक्टर का चेंज होता है, जहां मोमेंटम वेक्टर का चेंज होता है वही फोर्स वेक्टर का चेंज होता है। तो एंगुलर मोमेंटम जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आपके टॉर्क आएगा, उधर ही आपका चेंज आएगा, अप या डाउन के, प्लस होगा तो ऊपर, माइनस होगा तो नीचे, तो टॉर्क का डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम। तो इसलिए आर क्रॉस पी वेक्टर। अब यहां से एक और चीज जो आप देखोगे, व्हाट इज पी वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम ये हो गया आपके पास, एक फॉर्मूला तो ये आ गया, ठीक है। अब लेते हैं हम यहां पर एक बॉडी लेते हैं, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन देते हैं उसको, ith पार्टिकल लेते हैं तो इसका रेडियस आर आई, मास एम आई, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है इसकी, ओमेगा, तो इसका वी आई क्या होगा, आर आई ओमेगा, ठीक है, वी आई क्या होगा, आर आई ओमेगा। तो यहां पर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं हम लोग, एल आई, ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, तो वो क्या आएगा, आर आई क्रॉस एम आई वी आई। एम आई वी आई क्या है, मोमेंटम है उसका, और क्योंकि वी आई टेंजेंशियल है इसके, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं आर आई एम आई वी आई। चलो एक ही बात है, क्रॉस लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, लेकिन अब मैं यहां लिखता हूं एम आई वी आई की जगह लिखता हूं आर आई, ठीक है, ओमेगा, आर आई ओमेगा, ठीक है। अब क्रॉस हटाता हूं, एम आई तो एम आई रह जाएगा, आर आई स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा, यह है एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जिसके डायरेक्शन ओमेगा वाली एक्सिस पर ही होगा। तो हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसका सम कर दो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो वेक्टर्स आपके स्केलर की तरह ऐड होते हैं। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, एम आई आर आई स्क्वायर, और ओमेगा ले लो बाहर। और हमने इस एम आई आर आई स्क्वायर को क्या बोला था, हमने इस एम आई आर आई स्क्वायर को बोला था कि ये आई है, और आई ओमेगा इज योर एंगुलर मोमेंटम। तो दो चीजें हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम के दोनों फॉर्मूले नेचर से डिस्कवर कर लिए, नेचर से डिस्कवर कर लिए। और अब देखो यहां पर वापस से उस एनालॉजी की तरफ आते हैं, मोमेंटम मास टाइम्स वी, एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मास, ठीक है, टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स मास टाइम्स एक्सीलरेशन, टॉर्क रोटेशनल मास टाइम्स एंगुलर एक्सीलरेशन, काइनेटिक एनर्जी हाफ मास टाइम्स वेलोसिटी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हाफ टाइम्स रोटेशनल मास टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। कितनी सिमिलैरिटी आ रही है ना यहाँ पर, कितनी सारी सिमिलैरिटी है। और सर्कुलर मोशन में आपने ये भी डिस्कवर किया था, लीनियर मोशन के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वही रोटेशन के अंदर क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एंगुलर एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई टाइम टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और यहां पर आया था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। सारी तो सिमिलैरिटी है। मैथमेटिक्स के अंदर कितनी ब्यूटी है, आप देख रहे हो, पैटर्न्स आपको नजर आ रहे हैं। यही पैटर्न ढूंढ ढूंढ के तो रामानुजन सर बने थे। वही देखो पैटर्न्स आपको नजर आ रहे हैं, इट मीन्स हम सही डायरेक्शन में चीजों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दुनिया पैटर्न्स पे चल रही है, उन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है, सी द पैटर्न। अब इस पैटर्न को टिप्स एंड ट्रिक्स की तरह मत ले लेना, ये हमने सारी चीजें ऑब्जर्व करी हैं, और आपको भी इस लेक्चर के बाद इन चीजों को ऑब्जर्व करना है। तो हमने क्या क्या ऑब्जर्व कर लिया, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, टॉर्क आई अल्फा, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अब नेक्स्ट लेक्चर स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के ऊपर रहेगा। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग चीजों को याद नहीं करोगे, इसी तरह से ऑब्जर्व करोगे। और अब आपका काम है सेम जो इस लेक्चर में इतने वक्त में हमने ऑब्जर्व किया है, यही काम आप इतना ही वक्त देके सेल्फ करो, वो आपकी सेल्फ स्टडी होगी, और उसके बाद मैजिकल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जिस काम में 2-2 साल लग जा रहे हैं, 2-2 साल में हम सिलेबस तो बढ़ा रहे हैं अपना आगे, लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर हमारा पूरा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूलाज याद कर रहे हैं। नेचर में ऑब्जर्व करो, रिजल्ट आपके पास खुद ब खुद आएगा। और सिर्फ 2 से 3 घंटे एक बार लेक्चर में, और 2 से 3 घंटे खुद से आपने दिए, तो मान के चलो 3 से 4 घंटे में अगर कोई चैप्टर लाइफ टाइम के लिए आपको समझ आ जाए, तो कितने चैप्टर होंगे, 100 चैप्टर होंगे पीसीएम मिला के। मान लो 100 इंटू में 3 घंटे लगा दो, ठीक है, 300 घंटे हो गए। 300 घंटे को अगर मैं 24 से डिवाइड करूं, 300 डिवाइड बाई 24, ठीक है, चलो यहां पर मैं, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 11050, ठीक है, 75, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 30.5, 12.5 दिन, ठीक है, 12.5 दिन, ठीक है। अगर लगातार पढ़ें इस तरीके से तो इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन 12.5 दिन को आप आराम से 90 दिनों में तोड़ सकते हो। यानी कि इंडिविजुअली हर रोज आपको 2-2 3-3 घंटे ही अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हो, और क्वेश्चंस फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन के रास्ते से करते हो, तो 90 से 150 दिनों के अंदर आप पूरा 11th-12th कंप्लीट कर सकते हो आसानी से, ऑब्जर्वेशन के रास्ते। मैथमेटिक्स बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मैथमेटिक्स बोल रही है। ऑब्जर्वेशन का रास्ता आपको शुरू में
हमारी नेचुरल हैबिट जो स्कूल कल्चर ने बनाई है वो याद करने की बनाई है। शुरू के 21 दिन में हैबिट लगेगी, उसके बाद अगले 100 दिनों में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटर रास्ता क्या है, 150 दिन के अंदर अपने आप को फ्री करो यार, ताकि आप आगे और कुछ सीखो और आगे बढ़ो। ये नहीं कि इसी लूप में फंसे रह जाएं और ये भी ना सीख पाएं और फिर इंजीनियरिंग करने चले जाएं, जहां पर इस ज्ञान का हमें यूज करना है बट यही अधूरा लेकर जा रहे हैं, तो इंजीनियरिंग में पूरा कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।